हाय एवरीवन, रजनीश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एडुटेरिया की तरफ से बिहार दरोगा मेंस के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था उसमें हम बहुत सारा सेट करवाए हैं और ये उसी के सीरीज में अगला सेट है। साथियों, सेट नंबर 12। देखिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना भी अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को सपोर्ट का ज़रूरत है और वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करेगा। और आपके एग्ज़ाम का समय काफ़ी कम समय है तो एक तरह से फास्ट रिवीजन के तौर पर भी ये हो जाएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण किया था ये आत्मसमर्पण जापान ने, याद रखिएगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा 1945 ईस्वी में, याद रखिएगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर। यह है हिरोशिमा 6 अगस्त और ये हो जाएगा नागासाकी। नागासाकी वाले पे लिटिल बॉय और हिरोशिमा वाले पे याद रखिएगा फाइटमैन इसका नाम था। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत है। तो देखिए, ये व्यापार ऑप्शन नंबर जो 4 है, ये व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित है, ये सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। ये बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृता शेषों के आधान भंडार थे, ये भी ठीक है। ये ग्रामीण इलाकों में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन ये व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित है, ये आपका गलत आंसर है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। अशोक का विवरण अभिधम पिटक में। अभिधम पिटक की रचना किए थे मोगलीपुत्तीस, याद रखिएगा। मोगलीपुत्तीस तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना हुआ था। विनय पिटक और सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। विनय पिटक का रचना किया था उपाली और सूत पिटक का बोलेगा तो आनंद। सूत पिटक का बोलेगा तो आनंद। विनय पिटक में नियम और आदर्शों का उल्लेख है बौद्ध धर्म में प्रवेश के। सूत पिटक में उपदेश का उल्लेख है और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष के बारे में बताया गया। ये सब भी क्वेश्चन पूछता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाव्य शिल्पाधिक्रम किससे रिलेटेड है। एक कथानक में जैन तत्व से रिलेटेड है, याद रखिएगा। शिल्पाधिक्रम के लेखक हैं इलंगो शिल्पाधिक्रम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये हिटलर के नेतृत्व में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है कि नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में। हिटलर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको पूछेगा कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसने किया, तो हिटलर पहला ही क्वेश्चन है। हिटलर का जन्म बॉन में हुआ था, बॉन। हिटलर का जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था, तो बॉन में 1889 ईस्वी में हुआ था हिटलर का जन्म। फिर है एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था कौन, तो हिटलर ने दिया था, ये भी ध्यान में रखना है। हिटलर की आत्मकथा है जिसका नाम है माई कैंप किसकी आत्मकथा है, तो हिटलर की आत्मकथा का नाम है। नाजी दल जो हिटलर बनाया था इसका प्रचार कार्य संभालता था गोएबल्स इसका प्रचारक था, याद रखिएगा। हिटलर विस्तारवादी नेता था और इसका पहला शिकार हुआ था ऑस्ट्रिया। तो क्वेश्चन रहता है कि हिटलर के विस्तारवाद नीति का पहला शिकार कौन हुआ था, तो ऑस्ट्रिया जो हिटलर के ऑस्ट्रिया पहला शिकार हुआ था विस्तारवादी नीति का, याद रखिएगा। हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था, लास्ट में आत्महत्या कर लिया था 1945 ईस्वी में। तो जन्म याद रखिएगा 1889, आत्महत्या 1945 ईस्वी में। 30 अप्रैल को किया था आत्महत्या, 30 अप्रैल 1945। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हिटलर से रिलेटेड, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है। डंका शाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ बोलेगा तो तात्या टोपे, याद रखिएगा। नाना साहब का सलाहकार बोलेगा तो अजी मुल्ला सलाहकार हुआ करता था, इसको भी याद रखना है, अजी मुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन सबसे पहले आया कब था, तो कैबिनेट मिशन याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को आया था, 24 मार्च 1946। पूछता है कि इस योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या के अनुपात में था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य था, लिनलिथगो आयोग भारतीय कृषि में संकट से रिलेटेड था, याद रखिएगा। लिनलिथगो 1936 से लेकर 42 तक इनका कार्यकाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किए हैं उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन बोलेगा तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से, टैंक मैदान मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, तो ये किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का स्थापना बोलेगा तो 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना होता है, याद रखिएगा। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के प्रयास से।
मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मनाया था 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। मुक्ति दिवस मनाया था 1939, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था, ये भी याद रखिएगा। पाकिस्तान दिवस के रूप में 23 मार्च 1943 को मनाया जाता है पाकिस्तान दिवस, ये भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुगल शासन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन असत्य है? कौन असत्य है? कृषक समुदाय एक संगठित और सजातीय समूह था, ये तो सही है। खदानों की प्रचुरता थी, ये भी सही है। फिर है आपका राज्य द्वारा उन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था जो अधिक राजस्व लाती थी, ये गलत है। फिर अधिकतर क्षेत्रों में वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन होता था, ये भी सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयबजी थे, याद रखिएगा। 1885 ईस्वी में भूमेश चंद्र बनर्जी। 1886 ईस्वी में बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इतिहासकार बर्नी, देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। जैसे 1912 में ये आर.एन. मघोलकर थे, आर.एन. मघोलकर, कई बार पूछता है ये सब। फिर है 1916 अंबिका चरण मजूमदार, ए.सी. मजूमदार। फिर बोलेगा 1920 नागपुर अधिवेशन, विजय राघवाचारी, विजय राघवाचारी, याद रखिएगा। फिर है आपका 1921 में हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान, अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था। फिर है 1922 चित्तरंजन दास, C.R. दास, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहासकार बर्नी के अनुसार, इतिहासकार बर्नी के अनुसार कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 1885 वाला में, याद रखिएगा, जिसका अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी किए थे। इतिहासकार बर्नी दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, ऐसा क्यों? तो अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करता था, इसीलिए नहीं माना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल में के दौरान पारित किया गया था? 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसमें लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष, लड़का का विवाह का उम्र 18 वर्ष रखा गया था। लॉर्ड इरविन 1930 में थे, तो लॉर्ड इरविन ही हो जाएगा। 1926 से 31 तक लॉर्ड इरविन ही थे। जेम्स फोर्ड बोलेगा तो 1916 से 21। फिर लॉर्ड रिपन बोलेगा तो 80 से 84। फिर विलियम बेंटिंग बोलेगा तो 28 से 35, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 के बाद 15, कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्शबंदियों नेता ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था? तो ये बाबर थे, याद रखिएगा, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर है? तो ये बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, जिसको राज प्रथम ने बनाया था, राज प्रथम ने बनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मजहरनामा की घोषणा कब की गई थी? तो मजहरनामा की घोषणा 1579 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये अकबर का द्वारा किया गया, अकबर के द्वारा ये सब किया गया कार्य है मजहरनामा की घोषणा। तो पूछता है आपसे क्वेश्चन कि अकबर का जन्म कब हुआ या अकबर का कार्यकाल कब से कब तक है? तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर 1942 को अकबर का जन्म हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। बीरसाल महल, ये अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। कार्यकाल बोलेगा तो 1556 से लेकर 1605, 1556 से लेकर 1605 इसका कार्यकाल है, याद रखिएगा। इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था कालानौर, कालानौर में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। पूछेगा कि राज्याभिषेक कब करवाया है? तो 1556 ईस्वी में करवाए हैं, याद रखिएगा। कालानौर में राज्याभिषेक, अभी 14 फरवरी आना है, 14 फरवरी 1556 को ही इनका राज्याभिषेक हुआ था। ये देखिए वैलेंटाइन चरम पे रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इनका बहुत सारा काम था, जिसमें अकबर ने बैरम खां को संरक्षक बनाया था 1556 से लेकर 60 तक, बैरम खां को संरक्षक बनाया था। काम इनका जानिएगा तो काम देखिए दास प्रथा का अंत किए थे 1562 में, दास प्रथा का अंत। 1562 में ही अकबर को हरम दल से मुक्ति मिला था, यानी कि पेटीकोट शासन से मुक्ति। 1563 में इनका कई बार आया, जजिया कर को समाप्त किए थे 1563 में, जजिया कर समाप्त, सॉरी 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त, 1563 में बोलेगा तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त, 1564 में बोलेगा तो जजिया कर समाप्त, याद रखिएगा। फिर फतेहपुर सीकरी की स्थापना किए थे 1571 में, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना बोलेगा तो 1571। फिर राजधानी पहले आगरा था, स्थापना किए थे तो आगरा से राजधानी लेके गए थे फतेहपुर सीकरी, तो आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी स्थानांतरण किए थे 1571 में ही, ये भी ध्यान रखना है। इबादत खाने की स्थापना बोलेगा तो 1575, इबादत खाने में सभी धर्मों की प्रवेश की अनुमति बोलेगा तो 1578। सब क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर है मजहर की घोषणा 1579, मजहर की घोषणा बोलेगा तो 1579। एक है दीन इलाही, दीन इलाही बोलेगा, दीन इलाही ये हो जाएगा 1582, दीन इलाही 1582। 1583 में इलाही संबत, 1583 बोलेगा तो इलाही संबत, और 1585 ईस्वी में लाहौर राजधानी शिफ्ट किए थे, याद रखिएगा। तो इतना क्वेश्चन आपको अकबर से बताए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूचीवान का सूची 2 से मिलान कीजिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अनाईमुडी जो है अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर है, ये तो ए का 4, दोदा बेटा हो जाएगा नीलगिरी का, तो बी का 1, धूपगढ़ हो जाएगा, आप कई बार बता चुके हैं, धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है।
फिर गुरु शिखर बोलेगा तो ये अरावली का सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। तो 4 1 2 3 वाला ऑप्शन सही है इसका आंसर, 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 हो जाएगा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है? तो सतना जो है वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है। NH44 जो है ये सबसे लंबा NH अभी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनालिका अपरदन से प्रभावित है? तो चंबल नदी घाटी गहन अवनालिका अपरदन से रिलेटेड है, तो चंबल याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत जो है पेट्रोल है, याद रखिएगा। पेट्रोल भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरण। देखिए ये अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। देखिए कुछ जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा मतलब कि सघनता ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। तो अपवर्तनांक इसका कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये पानी का बोलेगा, हवा का बोलेगा, हवा पानी ये सब का आपको जानना है। तो हवा का बोलेगा तो 1 के बाद 2 3 गो शून्य और 3। हवा के बाद आता है पानी, पानी का बोलेगा तो 1.333, ठीक है। कांच का बोलेगा, कांच का 1.5 होता है। फिर आपको हीरा का बोलेगा तो अधिक होता है 2.42। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा मतलब कि सघनता भी ज़्यादा, सघनता। एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम मतलब सघनता कम और सघन माध्यम मतलब सघनता ज़्यादा, सघन मतलब सघनता ज़्यादा। कह रहा है क्वेश्चन जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरता है, ऑलिव ऑयल तो जल का सघनता जो देखिए ऑलिव ऑयल से कम होता है, ऑलिव ऑयल से जल का सघनता कम होता है। मतलब कि ये विरल से सघन की ओर आ रहा है, विरल से सघन की ओर। तो विरल से सघन की ओर जब हम प्रकाश की किरणें लाएंगे तो यह अभिलंब की ओर मुड़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। विरल से सघन की ओर आएगा प्रकाश की किरणें तो यह अभिलंब की ओर मुड़ेगी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर हो जाएगा। पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस का पीएच मान कितना होता है? तो पाचन के दौरान जो गैस्ट्रिक रस होता है इसका 7 से कम होगा, मतलब अम्लीय होगा तभी ना, तो 7 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बस घटा देंगे, परमाणु भाग में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे, तो 242 में से 94 घटाएंगे, याद रखिएगा। इसका आंसर 148 हो जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे 8, 8 वाला एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होते हैं, विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। विज्ञान की अवस्था में एक व्यक्ति को सामान्यतः औसतन श्वसन दर कितनी होती है? तो 12 से 20 बार औसतन श्वसन दर, याद रखिएगा, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि सरल लोलक का एक पूरा दोलक करने में जितना समय लगता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल बोलते हैं। एक दोलन कंप्लीट जो होता है ये आवर्तकाल कहलाता है, याद रखिएगा। ये सरल लोलक का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल जो है ये लंबाई पे डिपेंड करता है और गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है, और कोई भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ाएंगे तो लंबाई भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो टाइम पीरियड भी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो देखिए एल्युमिनियम, जिंक और टीन, ये तीनों याद रखिएगा। एल्युमिनियम, जिंक और टीन उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्युमिनियम, जिंक और टीन, याद रखिएगा, ये तीनों उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। देखिए धातु के ऑक्साइड बोलेगा ना तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड बोलेगा तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। इसमें और जोड़ना चाहते हैं तो एल्युमिनियम, जिंक, पीवी, सीसा के भी उभयधर्मी होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ये अपकेंद्रन के सिद्धांत पे कार्य करता है, अपकेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो कांच में सबसे कम होता है, याद रखिएगा। निर्वात में सबसे अधिक होता है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। जल में बोलेगा तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर आपका कांच में बोलेगा, कांच में तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लैटिनम अनुचुंबक का उदाहरण है। शॉर्टकट में जिसमें माँ लगा रहता है ना वो अनुचुंबक होता है, ठीक है। तो प्लैटिनम। ऑक्सीजन भी अनुचुंबकीय है, प्लैटिनम, मैग्नीशियम ये सब अनुचुंबकीय है, एल्युमिनियम अनुचुंबकीय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर कि एक विद्युत अपघट्ट होता है, एक द्रव जो विद्युत का चालन करता है, याद रखिएगा कि विद्युत अपघट्ट एक द्रव होता है जो विद्युत का चालन करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको जूम मैग्नीफाइंग रीडिंग लेंस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। रीडिंग लेंस भी उत्तल लेंस को बोलते हैं, रीडिंग लेंस भी बोलते हैं। अभिसारी लेंस भी इसको बोलते हैं,
रीडिंग लेंस और अभिसारी लेंस इसी उत्तर लेंस को बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। परमाणु के नाभिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होता है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, यही दो तो होता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नाभिक का आकार बोलेगा तो 10 के पावर -15 मीटर, इसको भी ध्यान में रखना है। नाभिक का खोज किसने किया है? तो रदरफोर्ड। पूछेगा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? तो जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, और इलेक्ट्रॉन का बोलेगा तो जे थॉमसन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है तथा जल का हिमांक घट जाता है, ये सही है, याद रखिएगा, सही कंडीशन है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप के स्वास्थ्य वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? तो दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही गलत है? असत्य बोल रहा है ना, असत्य, तो असत्य चुनना है। तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ध्यान में रखना है। यह उत्तर भारत के डेल्टा क्षेत्रों के अधिकांश भागों में पाई जाती है, तो ये सही है। यह मिट्टी और रेत का मिश्रण है, तो ये भी सही है। पोषक तत्वों से भरपूर है, तो ये भी सही है। यह सब्जियां और फल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये गलत है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सहसंयोजक बॉन्ड किसके मध्य संभव है? तो सहसंयोजक बॉन्ड समान तथा असमान अणुओं के मध्य संभव है, बी नंबर ऑप्शन। समीकरण भी बराबर यू प्लस एटी जानकारी देता है, तो ये वेग समय ग्राफ का जानकारी देता है, याद रखिएगा। इसी तरह से दूसरा समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फिर होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जो 2as। स्थिति और समय को दिखाता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। स्थिति और वेग को दिखाता है आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जो 2as। लवणता युक्त वातावरण अनुकूल पौधे को क्या कहा जाता है? तो लवणोद्भिद बोला जाता है, लवणोद्भिद, तो इसका आंसर लवणोद्भिद हो जाएगा। एक होता है लिथोफाइट, एक काली चट्टान पर उगने वाले वनस्पति को बोलते हैं लिथोफाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पीटर बेकर हैं, पीटर बेकर ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री की पुस्तक के लेखक हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो सैनिस पैलियोसिस, ये निकारगुआ की हैं, यहीं जीते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स किस राज्य का प्रारंभ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा प्रारंभ किया गया है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूड मोड वाहन लॉन्च किया है जो रेलवे ट्रैक और सड़क पर समान रूप से चल सकता है? ये जापान ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को मासिक वजीफा देने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है? तो ये पंजाब सरकार खिलाड़ियों को मासिक वजीफा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के, बहुत बड़ी उपलब्धि है, पियाली वैशाख, याद रखिएगा। कामी रीता शेरपा जो है सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने वाली महिला बनी है, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा? तो अब तक का सबसे गर्म वर्ष 2023 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COP 28 के लिए गए निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि 22 देशों ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को सन 2050 तक वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये सही है, किए हैं। 118 देशों ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सन 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करने का संकल्प लिया है, ये भी सही है। इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 52 नंबर कि 2 दिसंबर 2023 को किस देश में आकाश रक्तवन ब्लड रेड हो गया? तो हुआ है आपका केनिया में हुआ। केनिया की राजधानी बोलेगा तो नैरोबी केनिया की राजधानी है, याद रखिए। मंगोलिया का खुरल, सांसद का नाम खुरल है, मंगोलिया का याद रखिए, संसद का नाम खुरल हो जाएगा मंगोलिया का, ये भी ध्यान में रखिए। स्पेन के संसद का नाम बोलेगा तो कोर्टस, स्पेन के संसद का नाम कोर्टस। भारत का संसद का नाम संसद ही है। रूस का बोलेगा तो ड्यूमा, ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र स्थापित किए गए थे? तो दूरदर्शन केंद्र स्थापित किए गए थे बिहार में बिहार में ना बोला है, तो बिहार का आंसर हो जाएगा इसमें 1978। ऑल इंडिया रेडियो का बोलेगा गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था 1936 में, ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे, किसान आंदोलन का यही नेतृत्व किए थे। लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी को इन्विटेशन दिए थे चंपारण आने के लिए, राजकुमार शुक्ल, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्य महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को संसद से निष्कासित कर दिया गया, वे किस राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं? महुआ मोइत्रा जो है TMC तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये गैंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र बोलेगा तो पटना हो जाएगा, बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1986 में, ध्यान रखना है। इसमें NW1 आता है, इलाहाबाद से हल्दिया। सबसे बड़ा NW बोलेगा नेशनल वाटरवे, तो ये है आपका NW4, और सबसे छोटा बोलेगा तो NW69 है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए, मुख्य भूमि का बोला है तो केप कोमोरिन, ऐसे दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट है। सारा भूमि को लगा के इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि का सिर्फ बोलेगा तो केप कोमोरिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क बोलेगा तो ये केरला में है, और बांदीपुर कर्नाटका में है, बांदीपुर कर्नाटका में है। इसको आप कमेंट करके बताइएगा देख के गूगल पर कि ये नेशनल पार्क कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ये कोयला ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? तो आलम आरा के निर्देशक थे आर्देसर ईरानी, याद रखिएगा। सरसों किस कुल का पौधा है? तो सरसों जो होगा कि क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। क्रूसीफेरी कुली में आता है मूली, सलजम, सरसों। ये क्रूसीफेरी में आता है। मूली हो गया, सलजम हो गया, सरसों हो गया, ये सब क्रूसीफेरी में आता है। सोलेनेसी में बोलेगा, सोलेनेसी में बहुत सारा आता है। आलू हो गया, मिर्चाई हो गया, बैगन हो गया, तंबाकू हो गया, धतुरा, बेलोडोना, टमाटर, ये सब सोलेनेसी कुल का है। फिर पूछेगा आपसे मालवेसी में ढेर सारा है। मालवेसी में कपास, भिंडी, गुड़हल, कपास, भिंडी और गुड़हल, याद रखिएगा, ये मालवेसी का है, गुड़हल। फिर लेग्यूमिनेसी में दलहनी फसलें आता है। लेग्यूमिनेसी में बोलेगा तो दलहनी फसलें किस में आएगा? तो लेग्यूमिनेसी में। सब द्विबीजपत्री पौधा है, ये सब याद रखना है। रूटेसी भी होता है, रूटेसी में नींबू, चिकोत्रा, ये सब करके आता है रूटेसी में। संतरा, मौसमी, बेल, सब रूटेसी में आएगा। कुकुरबिटेसी में बोलेगा तो तरबूज, खरबूज, कद्दू, लौकी, ये सब कुकुरबिटेसी में। करेला भी बोलेगा ना तो कुकुरबिटेसी में ही आएगा। खीरा भी कुकुरबिटेसी में ही, याद रखिएगा। फिर है आपका एक बीजपत्री वाला लिलियेसी आ जाएगा, लहसुन, प्याज, पालमी, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। और एक होता है ग्रेमिनेसी में आ जाएगा गेहूं, चावल, अनाज वाला फसल हो जाएगा। गेहूं, चावल, गन्ना, बांस, मक्का, ज्वार, सब आएगा आपका ग्रेमिनेसी में, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था और कब किया था? महबूब अल हक, याद रखिएगा, ये किए थे, और ये किए थे 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साख का आधार क्या है? तो साख का आधार विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं और सेवाओं के अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगद आरक्षी अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नगद आरक्षी अनुपात को CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों के पास अधिक तरलता होगा, ये सही है। फिर है अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, सही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, यानी कि 1 2 3 4 सब इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? मतलब अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर तो हमारा GST है, तो GST याद रखिएगा। वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 को आया था, विजय केलकर समिति। असम इसका पहला स्टेट था लागू करने वाला, याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था, ये भी ध्यान में रखना है। GST को डिनोट करता है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें 5 प्रकार के कर होते हैं, 0, 5, 12, 18, 28, याद रखिएगा। 0 को छोड़ देंगे तो 4 प्रकार बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो बेरोजगारी का प्रभाव प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये वैश्वीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय की असमानता है, आय की असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन कि निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो ये तेलंगाना है, मल्काजिगिरी तेलंगाना का, ये सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य खाली स्थान मत पर्ची द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो एकल हस्तांतरीय मत पर्ची, यानी कि D नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो ये हो जाएगा आपका 43 का ए, 43 का ए में बोला गया है। 39 का ए में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, 39 का ए में। 39 का सी बोलेगा तो समान काम के लिए समान वेतन। 38 तो कई बार बताए हैं कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये अनुच्छेद 38 में। 42 भी बताए थे काम को न्यायसंगत और मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यह अनुच्छेद 42 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर कौन होता है? तो ब्लॉक स्तर पर याद रखिएगा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है। ब्लॉक स्तर पर कौन होता है? तो पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के मूल अधिकारी अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 11 में 29 विषय, 12वीं अनुसूची में बोलेगा तो 18 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है ये 6ठी अनुसूची में ना होकर 4th अनुसूची में, बाकी दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची में, जनगणना संघ सूची का विषय है, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो संसद का व्यय का लेखा जोखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, याद रखिएगा, और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। आर्टिकल 148 ये आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से रिलेटेड है। इसका कार्यकाल बोलेगा तो या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले होगा वो इसका कंप्लीट होने के बाद ये हट जाएगा। 149 नंबर आर्टिकल बोलता है कि सीएजी का कर्तव्य जो है ये आर्टिकल 149 में, और याद रखिएगा प्रतिवेदन देना जो है ये आर्टिकल 151 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो परामर्शदात्री समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ध्यान रखना है। बाकी देखिए आज का सेट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को सेट पसंद आएगा तो सेट को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही आप बने रहिए चैनल पर, और बहुत सारा सेट अपलोड बहुत जल्द हम करेंगे बिहार दरोगा के लिए।